थाट पे चलना है और हमें चलना है, हमें पीछे नहीं हटना। फारूक अब्दुल्ला ने बोला है, फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर बोला है। और ऐसा नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार बोला है। फारूक अब्दुल्ला अक्सर बोलते हैं और जब बोलते हैं तो सुर्खियां बनती हैं, हेडलाइंस बनती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला है। दरअसल इस बार फारूक अब्दुल्ला से एक नहीं कई सवाल किए गए और कई सवालों का जवाब उन्होंने बारी बारी से दिया। लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा है वो कई सवाल खड़े करते हैं। यानी फारूक अब्दुल्ला का एक जवाब और उससे खड़े होते हैं कई सवाल। अगर फारूक अब्दुल्ला यह कहते हैं कि यूटी में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार चल रही है वो तलवार की धार पर है? आखिर उमर अब्दुल्ला को जो अक्सरियत मिली है, जो मैंडेट मिला है, अक्सरियत है। अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने एमएलए हैं जो मैंडेट, फुल मैंडेट के साथ हैं। फिर फारूक अब्दुल्ला का यह कहना कि तलवार की धार पर सरकार चल रही, इसका क्या मतलब है? क्या फारूक अब्दुल्ला कुछ और कहना चाहते हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला यह कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार कहीं ना कहीं कमजोर है अवाम की नजर में, या अपने कामों के न कर पाने या वादों के ना निभा पाने की नजर में, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है? यह हम नहीं कह रहे, यह विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार हर महाज पर नाकाम है। तो क्या इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि तलवार की धार पर ले? आखिर क्या कारण है? क्या यह कहना कि इख्तियारात कुल्ली तौर पर हमारे पास नहीं है, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, क्या यह वजह है कि वो कह रहे हैं कि यूटी में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा है? ऐसे कई सवाल है जिसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। तलवार की धाट पे चलना है और हमें चलना है, हमें पीछे नहीं हटना। दरअसल हालिया दिनों में एक दो नहीं कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनकी खूब चर्चा होती रही है और खूब सियासी बयानबाजी भी होती रही है। आप देखिए जिस तरह से मुद्दा स्टेटहुड को लेकर गरमाया, स्टेटहुड को लेकर के कांग्रेस ने लगातार कैंपेन चलाया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, बीजेपी ने कहा कि यह सब दिखावा है, स्टेटहुड तो मिलना ही है, तो फिर इसके लिए कैंपेन चलाने का क्या मतलब है? यह तो वादा है वजीर आजम का, वजीर दाखिला का। उसके बाद आप देखें फिर एक मामला सामने आया कि किस तरह से जब हजरत बल दरगाह में एक शिलालेख को जिस तरह से उसको तोड़ने की कोशिश की गई, वो मामला काफी सुर्खियों में आया। उसको लेकर के जो दरख्शां अंद्राबी है चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, वो काफी चर्चा में रही। वो मामला अभी उठता उठता दिखा, उसी बीच महराज मलिक का मामला सामने आ गया। महराज मलिक के बाद यासिन मलिक को लेकर के सियासत शुरू हो गई, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। इन तमाम सवालों के जवाब में जब फारूक अब्दुल्ला से सवाल किया जा रहा था, कहते कहते वो ये कह गए कि यूटी में सरकार चलाना बिल्कुल उस तरह से है जैसे तलवार की धार पर चलना, लेकिन हम चलेंगे, हम हटेंगे नहीं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम चलते रहेंगे। ये भी एक कमिटमेंट उनकी बातों में सामने आ रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उसके पास सीधे उनका रुख करते हैं। उनका तारुफ कराते हुए अजय भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्स एमएलसी भी हैं। रफीक राथर पीडीपी के लीडर हैं। सुहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। आप तमाम लोग चुके हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए आप सभी का इस्तकबाल है। और सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पहली बार आपके पास आऊंगा तो सिर्फ आपको 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट में आपको इस मौजू पर जो कहना है आप कहेंगे, इस बीच कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। उसके बाद जब सेकंड राउंड होगा तब आप एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं आकाश वर्मा से। आकाश, फारूक अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं कि तलवार की धार पर चलने जैसा यहां सरकार चलाना, क्या मतलब है? शुक्रिया विशाल साहब, आपके फेलो पैनलिस्ट का मैं वेलकम करता हूं और आपके व्यूअर्स को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज जो बात कही है, जो बयान दिया है, वो 100% सही है। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक इंटरनेशनल लीडर हैं, वो एक सेकुलर पर्सनैलिटी हैं और जब अपनी ज़ुबान से कोई बात निकालते हैं तो वो जो बात है वो एक आवाम की बात होती है, वो उनकी कोई पर्सनल बात नहीं होती। जी। आज जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो असमंजस में है, दुविधा में है
कि आज 11 साल के एक दौर के बाद लोगों ने अपनी सरकार चुनी, एक मेजॉरिटी में एक मैंडेट दिया एक सरकार को काम करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज उस सरकार को जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा। हर छोटी छोटी बात पे उमर अब्दुल्ला साहब की, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी टांग को खींचे जाने का काम किया जा रहा है। हर कोई अगर फाइल अगर हम यहाँ से भेजते हैं तो उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। आज बड़े अफसोस की बात है कि 10 महीने की सरकार में अभी तक बिजनेस रूल्स जो हैं उनको अप्रूवल नहीं मिला, वो डिफाइन नहीं हुए कि कौन सी पावर्स किसके पास हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये जो पार्टीज होती हैं, जो सियासत करती हैं, ये लोगों के लिए सियासत करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए सियासत करती है। ये हम इनसे पिछले 10 महीने से ये हमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो टाइम बाय टाइम यहाँ पर ठीक आई, है, आपका उन्होंने समय लोगों पूरा को हो यही गया है। कहा। 1 मिनट के लिए मैं दूसरे मेहमान के पास जाता हूं। फर्स्ट रिएक्शन आपका, जो भी कुछ कहना है इस मौजूद पर, आप अपनी बात रखें। रफीक राठौर साहब के पास जा रहा हूं, पीडीपी के लीडर हैं, सीनियर लीडर है पीडीपी। रफीक राठौर साहब, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि सरकार चलाना मतलब तलवार की धार पर चला, लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं। कैसे देखती है पीडीपी? देखिए जी, डॉक्टर फारूक साहब कोई जम्मू कश्मीर की सियासत में उनका बड़ा कद है, जी। और चूंकि वजीर आला भी रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, बल्कि मरकज में मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो जानते हैं कि यहाँ के मामला क्या हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको पता था यहाँ पर यूनियन टेरिटरी, उनको पता था कि उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनको पता था कि डिवीजन ऑफ पावर क्या होगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। तो ये अचानक ये कहना है कि तलवार की धार पर है, मेरे ख्याल में अब इसके टेकर्स नहीं है, ये एस्केपिज्म है, और ये जो जिम्मेदारियां उनकी की कोशिश कर रहे हैं। एक बात, लेकिन दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहूंगा आपको, वो डॉक्टर फारूक साहब का छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग इसी तरह से जानते हैं कि आप छोड़ने वाले नहीं हैं। आपसे काम हो या ना हो, आपको हर सूरत में कुर्सी के साथ चिमट के रहना है, आपको कुर्सी नहीं छोड़नी है। बाकी अवाम जाए बाढ़ में, आपको क्या परेशानी है अवाम की, उनके मसाइल वो उनके इश्यूज हल होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन आपको हर सूरत में प्रोटोकॉल चाहे, आपको पर्क चाहे, आपको तनख्वाह चाहे, आपको ऐशवाशर चाहे, इसलिए आप ये लोग, ऐसे लोग कुर्सियां नहीं छोड़ते। उसके लिए जरूरत चाहिए, उसके लिए ईमानदारी चाहिए, उसके लिए कमिटमेंट होनी चाहिए टू द पब्लिक। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हर दौर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी जज्बात और एहसासात को हमेशा रोंद दिया, और आज भी वही सिलसिला चल रहा है। काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन कुर्सी के साथ चिमटे और छोड़ेंगे नहीं, हमें पता है। Your time is over now. अजय भारती, स्पोक्स पर्सन बीजेपी एक्स एमएलसी। अजय भारती, फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं, क्या मतलब है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि उनसे शायद एक स्लिप ऑफ टंग हो गया है। वो दो धारू तलवार कहना चाहते थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा दो धारी तलवार के रूप में काम करना चाहती है, जिसमें उनको दिक्कत आ रही है। इसलिए वो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को काटना चाहते हैं, दूसरी तरफ लोगों के इंटरेस्ट को काट रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी है, लेकिन इन्होंने जस्ट उनको डिसऑनर करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग और सेक्रेटरी को चलाने का एक कोशिश करी। ये लोगों के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाने का उनका तरीका रहता है। बाकी वो कुर्सी छोड़ेंगे, चाहे उनको अगर इसको कल और भी ये नीचे चला जाएगा तब भी वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए, चाहे वो कभी पहले प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, फिर रायशुमारी के नाम पर, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर ये, लेकिन कुर्सी उन्होंने नहीं छोड़नी है। लोगों के मसाइल भी हल नहीं करने, उनको अपने डायनास्टी के साथ जो इश्यूज रहते हैं वो उसका अटेंडेंस होता रहे, वो एड्रेस होते रहे, तो बाकी किसी के मामले में उनको कोई परेशानी नहीं है। रही बात, मैं समझ ही रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का नाम लिए बगैर अपना कंक्लूड करे। तो ये बता रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस रूल्स को छोड़कर जिस बिजनेस रूल्स को आप पढ़ेंगे तो वो क्या था उसको समझ में आ जाएगा। कौन सी फाइल है जिसको रोका गया है ये वो नहीं बताएंगे। क्या आपने बिजली के जो 200 यूनिट माफ करने थे वो उस फाइल को किसी ने रोका? आपने बनाया था। आपने पेंशन बढ़ाना था जो सोशल वेलफेयर में, तो क्या उस फाइल को किसी ने रोका?
आपने अभी आज भी अगर आप देखेंगे फ्लड के बाद ये जो जितना यहाँ पर डेवास्टेशन हुआ, उसके बाद आप एस्टिमेट नहीं बना रहे, आप एस्टिमेट नहीं बना रहे। ठीक है, ओके ओके, योर टाइम इज ओवर। सोहेल काजमी साहब, आपके पास मैं जाना चाहता हूं। सोहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अभी तक हमने बात की, तीनों अलग अलग पार्टियों के लीडर थे। आकाश वर्मा से बात कर रहे थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन थे। रफीक राथर पीडीपी के तर्जुमान थे, और अजय भारती साहब जो एक्स एमएलसी हैं बीजेपी के, और वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अब हम जा रहे हैं सोहेल काजमी साहब पास। सोहेल काजमी साहब, 1 मिनट आपके लिए भी है। मुझे 1 मिनट पहले आप ये बताएं कि इस मौजू को किस तरह से लिया जाए। क्या जम्मू कश्मीर का एक ऐसी सियासी शख्सियत जो काफी क्या बताया जो तजुर्बे के बारे में, उनको रियासत की पॉलिटिक्स का भी तजुर्बा है, नेशनल पॉलिटिक्स का भी तजुर्बा है, वजीर आला के ओहदे पर रह चुके हैं कई बार, बहुत तजुर्बा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि सरकार इस वक्त यूटी में चलाना तलवार के धार पर चलने जैसा है, तो एक सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे कैसे देख रहा है? को पैनलिस्ट को दूसरा ये है कि वो अपनी स्टेट में ही कंट्राडिक्शन है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि तलवार की धार पे हम सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम सरकार से छोड़ेंगे भी नहीं। यही उनका डिप्टी सीएम कह रहा है, यही उनके बाकी राठौर साहब भी यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो सरकार भी चलाना चाहते हैं और जानते हैं कि कंस्ट्रेंट्स हैं। देखिए, पहली बार यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुई है, पहली बार सोच विचार करके उमर अब्दुल्ला साहब ने जंप किया। पीडीपी की जो महबूबा जी है, उन्होंने तो जंप नहीं किया, उन्होंने सीधा कह दिया कि जब यूनियन टेरिटरी होगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो साफ तौर पे वो एक साइड पे चलेगी। उमर अब्दुल्ला साहब डबल माइंडेड से इलेक्शंस के फ्रेम में आए और उनकी पार्टी को लीड मिली और आज वो कैबिनेट को रन कर रहे हैं। देखिए, यूनियन टेरिटरी में और स्टेटहुड में, स्टेट में जमीन आसमान का फर्क है। जिसकी बातें देखिए, फारूक साहब एक टॉवरिंग पर्सनालिटी है, वो जो बात करते हैं हम सब न्यूज लोगों के लिए, न्यूज मेकर्स के लिए वो न्यूज बन जाती है। तो ये बात जो वो कह रहे हैं वो अपने आप में दर्शाती है कि वो हुकूमत भी करेंगे और बिल्कुल ये भी बोलेंगे कि जनाब कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन आप ये बात देख लीजिए, पिछले 9 महीने में 9 मंत्रियों में से 5 मंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल रात दिन काम करते हैं और रात दिन जो अपने डिपार्टमेंट्स को वो रन करते हैं। और आप उनकी 9 महीने की परफॉर्मेंस काम के एतबार से भी देख लीजिए और बाकी जो चीजें होती है पॉलिटिशियन से जुड़ी हुई वो भी देखिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि 9 महीने में रिमार्केबल अचीवमेंट्स किए उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। अब मैं आता हूं ओपन डिबेट के लिए। अब कोई भी किसी को क्रॉस कर सकता है। यू जस्ट शो मी दैट यू वांट टू से समथिंग। आकाश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुन लिया, चौतरफा हमले हो रहे हैं। सीधा तौर पर सीधी बात सामने आ रही है कि आपके जो कायद हैं उमर अब्दुल्ला साहब, जो विपक्ष कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो सरकार चला नहीं पा रहे हैं, वो हर मोर्चे पर नाकाम है और इसलिए दो धारी तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं, कुर्सी छोड़ना भी नहीं चाहते, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। ये आरोप लग रहा है। आकाश, अनम्यूट कर लें अपने आप को शायद जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कह रहे हैं कि सरकार चला नहीं रहे। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि सरकार चलाने दें तो हम चलाएं ना। कुर्सी पर बिठा दिया, हाथों को रस्सी से बांध कर रखा है, पैरों को रस्सी से बांध कर रखा है, ताकि किसने बांधा? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बांधा है, भारतीय जनता पार्टी ने बांधा है, अजय भारती जी, सरकार ने अजय भारती जी, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पहले मेरी बात सुनिए। पहले सोहेल काजमी साहब ने कहा, मैं इनकी बात का जवाब देना बताएंगे नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब जो थे, तो बांधे नहीं जाते हैं, वो कभी भी इस यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पर लोगों की सुनवाई होती है, यहाँ पर वर्कर्स की सुनवाई होती है। सिर्फ एस्केपिज्म है और कुछ नहीं है। जम्मू में बाढ़ आई, वहां पर जाना नहीं है, उसके लिए कोई उनको जबरदस्ती लेकर आएगा क्या? कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए, हमने ये काम शुरू किया था, मैंने एग्जाम्पल्स बताइए। क्या बिजली माफ करने चाहते थे 200 यूनिट, क्या उस पर उन्होंने किसी ने रोका? चलिए आकाश जी, बोलिए, एक बात चैलेंज दिया जा रहा है कि कोई एक बात दिखाइए कि लगे कि आपको रोका गया, आपकी कायद को रोका गया। एक बात दिखाइए, ये चैलेंज दिया जा रहा है। मैं अभी आपको एक इसकी लाइव एग्जांपल देता हूं। पिछले दिनों जब यहां पर एक मसला बना, कैबिनेट मिनिस्टर जो कि एजुकेशन की है, सकीना इत्तू साहिबा, उनके ऑर्डर को ओवर रूल किया गया डायरेक्टर एजुकेशन की वजह से। आप मुझे बताइए कि आईएएस और आईपीएस का जो कैडर है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी एलजी साहब की है, लेकिन आज ब्लॉक लेवल्स पर आज जो एसडीएम है वो आईएएस लगाए जा रहे हैं, ताकि कहीं केएएस ऑफिसर वहां ना लग जाए और कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक काम करना ना शुरू कर दे। जिस तरीके से इस सरकार को डेलिबरेटली डेंट डालने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों के सामने है और आज आवाम देख रही है कि इन लोगों ने क्या हालत की है। अजय भारती जी, आपने एक एग्जाम्पल पूछा था, क्या ये मिल गया? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? उसी एग्जाम्पल को अगर ये फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, मंत्री जी ने क्या किया,
भाई उनके साथ कंसल्ट, वो ऑर्डर जो निकला किस चीज का निकला, और जब वो नहीं कर पाई उनके साथ, जब आपस में तालमेल नहीं है, वो ईगो में रहेंगे, उनको अपने पास नहीं बुलाएंगे, मुझे ये बताइए, यही तो मैं यही कह रहा हूं, वो इनएफिशिएंसी अपनी रफीक आसर साहब, क्या आपने भी महसूस किया है? ठीक है, आप अपोजिशन में हैं, लेकिन सवाल तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या अगर एनसीए कहती है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, ऑफिसर्स के जो ट्रांसफर पोस्टिंग उस पर भी हमारे इख्तियारात नहीं है, वो हमारी बात कैसे सुनेंगे? अगर एनसीए कहती है, एनसी के नेता ये कहते हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि आपकी पार्टी भी सरकार में रही है, क्या ये तजुर्बा सही है? विशाल साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार चलाना सिर्फ अफसरों की ट्रांसफर ही नहीं होता है, बल्कि वो इसमें हजार और सैकड़ों इश्यूज हैं। आप मुझे बताइए, मुल्क में क्या कहीं और यूनियन टेरिटरी नहीं है क्या? क्या हमने नहीं देखा कि सरकार कैसे चलाई जाती है दिल्ली में? इसके बावजूद भी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लिमिटेशंस थी, इंटरफेरेंस थी, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया, और ऐसा काम करके दिखाया कि दिल्ली के लोग आज भी याद करते हैं बीजेपी रूल तो 2-3 महीने से, और आज से ही वो बीजेपी के खिलाफ हो गए। लोग कहते हैं कि नहीं, हमें वही सरकार चाहिए जो केजरीवाल की सरकार थी। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने डिलीवर किया, और उन्होंने एलजी रूल में डिलीवर किया, और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नजरें थी, सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर साहब की, जब उनकी कैबिनेट की, फिर भी उन्हें डिलीवर किया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ही बात है, ये हर सूरत में ये तो काम करना नहीं चाहते, लेकिन ये छुपाना चाहते हैं अपने आप को, छुपना चाहते हैं गवर्नर के पीछे। ये काम करने के लिए हमें इजाजत नहीं है, ये काम करने के लिए हमें इजाजत नहीं। आप मुझे बताइए, आप बिजनेस रूल्स की बात करते हैं, तरीका तो ये होना चाहिए साहब, जो एग्जाम्पल, जो सवाल यहाँ उठाया गया था, जो चैलेंज दिया गया था अभी अजय भारती की तरफ से, जिसका जवाब दिया है आकाश ने, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इस पर वाकई सच्चाई है, या यहाँ पर फिर अगेन जो है यहाँ पर एक चादर ओढ़ने की कोशिश है? देखिए विशाल साहब, मोटी सी बात आपको मैं बता दूं, फारूक अब्दुल्ला साहब 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, वो स्टेट के रहे। उमर अब्दुल्ला साहब जब पहले चीफ मिनिस्टर थे तो स्टेट के थे, और ऑनरेबल गवर्नर रूल किया करते थे। गवर्नर की उस वक्त पावर्स कुछ और होती थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब जब सरकार रही है, यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन को देख लीजिए, एसएसआरबी को देख लीजिए, आप जितने भी यहाँ बैंक लोन जितने भी हैं, वो जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो चलते चलते ऑर्डर करते थे, किसी को क्लास 4 लगा देते थे। आज 70-80 हजार लोग यहाँ सड़कों पे दर हो रहे हैं, जो परमानेंट, कुछ रिटायर भी हो चुके हैं। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी को रन करते थे, स्टेट एज ए होल कंपोनेंट को रन नहीं किया कभी भी। मुझे पूरा एहतराम है फारूक अब्दुल्ला के साथ, आई रिस्पेक्ट हिम विद ऑल गुड क्वालिटीज, बट जब आप वोटेड टू पावर होते हैं तो आप चीफ मिनिस्टर पूरी रियासत के होते हैं। आप लद्दाख तक चीफ मिनिस्टर थे। एक रिलीजियस और रीजनल इंबैलेंस बना के मैं 35 साल से काम कर रहा हूं, और 35-37 साल से देख रहा हूं, बहुत से चीफ मिनिस्टर देखे, बहुत से गवर्नर रूल देखे। नहीं, अभी लद्दाख की बात छोड़ दीजिए, लद्दाख की बात फिलहाल छोड़ दीजिए, मैं अभी जम्मू कश्मीर पर मोहित हूं। जम्मू कश्मीर, अभी आपने कहा कि उस वक्त पावर कुछ और होते थे, तो ये पावर कुछ और होना क्या यही खल रहा है? क्या उसी की कमी है? खल रहा है। देखिए, आप देखिए, बिल्कुल वही खलता है कि आपने कैडर बेस्ड पार्टी के हिसाब से रूल किया है, आपने गवर्नेंस के रोल पे रूल नहीं किया है। अब आपको अकाउंटेबिलिटी से गवर्नेंस करनी है तो आपको मुसीबतें आ रही हैं। अदरवाइज आप देखिए, जहां इनको अपने काम करने हैं, जहां सैलरीज बढ़ानी थी एमएलए की, आकाश वुड यू आंसर? देखिए, जहां तक सुहेल काजमी साहब की बात है, लद्दाख की इन्होंने बात की, लेकिन लद्दाख भी आज लद्दाख छोड़ ही दीजिए ना, अभी यहाँ की बात जी, मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर आ रहा हूं। आप यकीन लगाइए कि यहाँ पर जो छोटे मुलाजम हैं, जो कैबिनेट में मुलाजम हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप हमारे अनुसार काम नहीं करेंगे तो आपको लद्दाख में फेंक दिया जाएगा। इस स्तर पर ये एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन आके गिर गई है। मैं आखिर इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आप लोग सियासत क्या अपने लिए करते हैं, या आप अपने लिए करते हैं? आवाम के लिए आपकी कोई कदर नहीं। आपको आवाम को पिछले 11 साल से आप लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, एक मिनट, जम्मू कश्मीर में आप बोलिए थोड़ा सा। हाँ आकाश जी, कंटिन्यू। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को मैंडेट दिया, 3 साल में ये लोग फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से हमारी टांगे खींच रही है, और पीडीपी उसको बूस्ट करने का काम कर रही है। ये लोग तो चाहते हैं पीडीपी बूस्ट कर रही है। राठौर साहब से जवाब लूंगा, पीडीपी बूस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, जवाब के लिए तैयार है राठौर साहब? अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आकाश आप बोलिए। हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब अगर सरकार में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनकी टांगे, उनके हाथ बांधकर सरकार किसी तरह गिरे। पीडीपी भी तो यही चाहती है कि किसी ना किसी तरह जो उमर अब्दुल्ला साहब है वो स्टेप डाउन करे एज ए चीफ मिनिस्टर, फिर दोबारा यहां पर गवर्नर रूल आ जाए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अवामी पार्टी है। यहां की अवाम ने जो है, लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इतनी जल्दी वो अपनी पीठ दिखा के लोगों के सामने नहीं भागेगी, जबकि बल्कि टूथ एंड नेल ऐसी पार्टीज का जो है मुकाबला करेंगी, और डेमोक्रेटिक
प्रोस्पेरिटी, जो डेमोक्रेसी से हमें यहाँ पर हमें मरहूम किया गया है पिछले 11 साल से, उसको बहाल करने का काम करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। रफीक रातर बड़ा इल्जाम लगाया कि पीडीपी जो है वो बीजेपी के साथ मिली भगत करके, जुगलबंदी करके एनसी की सरकार को गिराना चाहती है। बड़ा आरोप, बड़ा इल्जाम। विशाल भाई, ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि ये टर्म बराबर करें, क्योंकि जब ये टर्म पूरी करेंगे तो तभी ये लोग उनके पास एक्सपोज हो जाएंगे। 9 महीने एक्सपोज होने के लिए काफी नहीं है, मैं ये समझता हूं। लेकिन ये जो अभी बात कर रहे थे कि अफसरों को धमकियां मिल रही हैं, तो इनके लोग क्या करें? इनके लोग तो दिन दहाड़े अफसरों को गाली गलौज, मारपीट और धमकियां देते हैं। एक भी ऑफिसर को इनने नहीं छोड़ा। इनका मकसद सिर्फ यह है कि इनके हाथ में डंडा आए, पावर्स इनको ट्रांसफर हो जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके हाथ में डंडा था? आप ये कहना चाहते हैं महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके हाथ में डंडा था? डंडे की बात नहीं है, अभी तो आप वही कह रहे हैं ना। इनकी मंशा क्या है? अभी आप वही कह रहे हैं ना। मंशा क्या है इनकी? मंशा क्या है इनकी? आप पूछे ना अफसरों से, पूछे ना मुलाजिमों से, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने काउंटर बचा के रखा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जाइए ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, देखे ना इनके एमएलए किस तरह से पेश आते हैं अफसरों के साथ। एग्जाम्पल दीजिए, धमकियां देना, एग्जाम्पल दीजिए, मिसाल दीजिए। आकाश आपको जवाब देना होगा, मिसाल दीजिए राठौर साहब, कहां ऐसा हुआ? नाम लीजिए अफसर का। अगर अरे भाई एक वाक़ा होता तो मिसाल देता। नहीं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे एक वाक्य तो कम से कम बताना पड़ेगा ना आपको। आप बताइए। अजय भारती ने एग्जांपल दिया, हाल पूछिए आप अजय भारती साहब ने भी एग्जांपल दिया अपनी बात रखने के लिए। आप बताइए ना, आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो तो बताइए। इनके एमएलए का रवैया क्या है? आप अफसरों से पूछे, लवरेंट ऑफिसरों से पूछे, तब वो बता देंगे आपको। ठीक है, आपके पास एग्जांपल नहीं है। अजय भारती साहब आपके पास आ रहा हूं। पीडीपी पर इल्जाम लगा रहे हैं अजय जी, जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा आकाश वर्मा, वो कह रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी जुगलबंदी कर रही है और उमर सरकार को गिराना चाहती है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की प्रॉब्लम क्या है? आप यहां पर एग्जांपल लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन के। लीडर ऑफ अपोजिशन हर जगह लोगों का दर्द बांट रहे हैं, लोगों के पास जाकर उनकी बात को सुन रहे हैं अक्रॉस जम्मू कश्मीर। तो लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, और प्रॉब्लम अनसेफ और इनसिक्योरिटी कहां बढ़ रही है? चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि वो अपने उससे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर निकलना नहीं चाहते। फूड ग्रोवर्स के पास वो जाते नहीं है। हाईवे पर कहां पर अगर एनएचए के लोग डिफिकल्टी में, आपका फाइनल स्टेटमेंट है अजय साहब जी, बोलिए। तो फाइनल कमेंट। हाँ, इनसिक्योरिटी की वजह से वो ये कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है उनको, क्योंकि उनको लगता है कि लोग इनके खिलाफ है, मीम्स बन रहे हैं। अगर वो सुनेंगे ना तो ये देख ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं देखेंगे। लोग आज उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपने जितने भी मैनिफेस्टो को तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल एक ड्यूटी आपकी होती है उसको क्या क्यों नहीं पूरा कर? मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, ओके सोहेल कादरी साहब, फाइनल कमेंट 20 सेकंड्स टू यू, फाइनल कमेंट जी सर। देखिए सर, आपको गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से सरकार चलानी पड़ेगी। ना वो वक्त वैसा रहा है, ना दौर ऐसा है। जो है आपके सामने है, उसका आईन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन टेरिटरी का आपके सामने है। यू कैन डिलीवर बेटर देन एनी अदर यूनियन टेरिटरी। पौंडीचेरी और दिल्ली से ज्यादा अच्छी तरह डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोकस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और अमित शाह का बहुत ज्यादा है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। ईगो को छोड़ के गवर्नेंस की बात कीजिए, डायनेस्टी छोड़ दीजिए। आकाश 20 सेकंड। विशाल साहब, ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने काबिल और इतने, मैं समझता हूं कि सब बड़े रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पर फेसेस हम देख रहे हैं, लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर को पौंडीचेरी और दिल्ली के साथ कंपेयर करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। इंटरनेशनली इसका जो कश्मीर इश्यूज है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है। 5 इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं। आप इसको पौंडीचेरी के साथ सबसे पहले कंपेयर मत कीजिए। दूसरा, अजय भारती साहब अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कोई मिसालें पढ़ रहे थे। मैं इनको बोलना चाहता हूं, अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को और आपके जो 28 एमएलए चुन के गए हैं जम्मू से, जाइए अपनी सेंटर की हुकूमत से मिलिए और उनको बोलिए कि यहां पर जम्मू पूरा तबाह हो गया पिछली बाढ़ में। 209 करोड़ रुपया देकर 209 करोड़ रुपए की वो जो भीख देके यहां पर चले गए हैं, उनको बोलो यहां पर लाखों करोड़ों के पैकेज की जरूरत है। पूरा जम्मू जो का ढांचा है पूरा बिगड़ गया है। रफीक राथर 20 सेकंड्स टू यू। रफीक राथर साहब 20 सेकंड्स टू यू, फाइनल कमेंट। बात के इनको मैं पूछना चाहता हूं, फ्रूट ग्रोवर्स के लिए कितना। अजय भाई एक मिनट, बस एक शेर एक सुनाऊंगा बस। हादिसों के शहर में क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। अगर आपकी ये एलजी सरकार है, एलजी की ये गवर्नमेंट है, तो क्या आप काम करना छोड़ देंगे? हीरे बहाने नहीं चाहेंगे, लोगों से वोट लिए हैं, यूनियन टेरिटरी में वोट लिए, डिलीवर करो लोगों के मसाइल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर, इस हसास विषय पर अपनी बात रखने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और आप दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे न्यूज़ 18 जेके के साथ। हमें दे इजाजत, और न्यूज़ 18 जेके पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।